गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है परमाणुवीय ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने परमाणुवीय ध्रुवणता को भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास में जो अध्रुवीय परमाणु होते हैं उनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉन पोलर एटम है, और अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, इनमें जो चार्जेस हैं इनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, यानी यहाँ पर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर नॉन पोलर एटम है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो कोइंसाइड करेंगे और यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो रहेगा। जब हम इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है, और ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, या हम कह सकते हैं कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। हमने इसको डिफाइन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इसके लिए डेरिवेशन निकालेंगे, जो अल्फा का हमारा डेरिवेशन आता है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू E, और P और E क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर जब हम हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको P प्रोपोर्शनल टू E होगा, तो P इक्वल टू अल्फा E। ये जो P और E है इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी डायरेक्शन है, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो अंदर जो ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, P और E यहाँ पर साइन सेम आ रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये सेम डायरेक्शन रहेगी। सेम डायरेक्शन के कारण हम इसको लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू E, या अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये अपने पास में आ जाएगा P इक्वल टू अल्फा E, जहां पर अल्फा क्या होता है, परमाणुवीय ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है, और ये क्या होता है, परमाणु का गुण होता है, परमाणु की प्रॉपर्टी है, ये जिस एटम को हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो हम लिख सकते हैं यह है परमाणु का गुण है, तो अब एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को, अल्फा को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। तो क्या होगा कि प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दो फोर्स कार्य करते हैं, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करने का काम करता है, दूसरा यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा जो क्या होगा, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू QE, और यहाँ पर अगर हम चार्ज को E लिखे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू E, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू E। ये अपने पास में आ गया, F का मान आ गया।
अब फोर्स, एक तो ये वाला फोर्स होगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी प्लस पर फोर्स लगेगा, जो ये पॉजिटिव है इसके कारण यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में। तो अट्रैक्शन फोर्स जब इसके बीच में लग रहा है तो हम पहले निकाल लेते हैं कि ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतनी त्रिज्या का हमने एक गोला मान लिया, हमने यहाँ पर इस डी रेडियस का एक स्फेयर मान लिया, और इस डी रेडियस के स्फेयर पर अब जितना चार्ज होगा उसके कारण क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमने फोर्स लिख लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस धनात्मक आवेश पर जो बल लग रहा है वो हमने लिख लिया। अब दूसरा, इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वो हम निकाल रहे हैं। तो कितना ऋणात्मक आवेश इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर डी त्रिज्या के गोले पर जो आवेश होगा तो हम लिखें डी त्रिज्या के गोले पर ऋणावेश कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में डी त्रिज्या के गोले पर आवेश कितना होगा, टोटल यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, ए है, तो टोटल आवेश तो इस ए त्रिज्या के गोले में है, तो ओनली डी त्रिज्या के गोले के अंदर अपन निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है इसका वो कितना होगा, 4/3 पाई ए क्यूब होगा, 4/3 पाई ए क्यूब होगा कुल वॉल्यूम जो है। तो टोटल चार्ज तो किसके अंदर है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई ए क्यूब, इसके अंदर कितना चार्ज है, ई चार्ज है। तो अगर हम यूनिट वॉल्यूम में निकालें तो वो कितना आ जाएगा, E/4/3 पाई ए क्यूब आ जाएगा। और हमें किस वॉल्यूम के अंदर चाहिए, इस डी रेडियस के वॉल्यूम के अंदर चाहिए, तो डी रेडियस के वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर हमें डी रेडियस के वॉल्यूम में निकालना है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई डी क्यूब, इसके अंदर आ जाएगा E/4/3 पाई ए क्यूब इंटू 4/3 पाई डी क्यूब। तो इतना आवेश आ जाएगा इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर, तो हमें ये निकालना है। अब इस आवेश के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हम निकाल लेंगे, और फिर ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, संतुलन की जब स्थिति आएगी तो वहां पर इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको लिखो ये अपने पास में, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, E/4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल, E/a³ इंटू डी क्यूब। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो अब जो ये चार्ज यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है उसके कारण फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, विस्थापित ऋणावेश के कारण नाभिक पर बल, नाभिक पर बल कितना हो जाएगा, F K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और Q1 Q2 के मान क्या हो जाएंगे, एक तो हम क्या ले लेंगे, E ले लेंगे, दूसरा अपन क्या ले लेते हैं, Q2 का मान कितना ले लेंगे, Q2 का मान अपने पास में आ जाएगा ये वाला जो हमने मान लिखा है, जो विस्थापित आवेश है वो विस्थापित आवेश कितना हो जाएगा अपना, इसके कारण हम फोर्स निकाल रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है और इसके अंदर अपने पास में न्यूक्लियस का जो आवेश होगा, चार्ज होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन के कारण, तो यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं इसको,
और दूसरा अपन क्या ले लेते हैं कि जो विस्थापित ऋणावेश है उसके कारण कितना फोर्स होगा। तो इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर जितना आवेश आ रहा है वो अपना कितना आया, E/A³ D³। तो इसके कारण फोर्स लगेगा E/D³/A³। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, और D², तो ये आ जाएगा KE², और एक D³ और D², तो ओनली एक D बच जाएगा, और ये आ जाएगा A³। तो ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो एक तो फोर्स इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ई फोर्स लग रहा था, F=QE जो लगता है। दूसरा इसके कारण जो ये फोर्स लग रहा है, तो संतुलन स्थिति में क्या हो जाएगा, संतुलन स्थिति में ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, KE²D/A³। ठीक है, तो यहां से अपना आ जाएगा E=KED/A³ आ जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स होगा जो संतुलन स्थिति में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो E=KED/A³ आ गया। अब जो इक्वेशन थी अपनी डायपोल मोमेंट वाली, वहां से क्या होगा, क्योंकि P∝to या P= क्या होता है, अल्फा डी होता है, सॉरी अल्फा ई होता है, P=α E होता है। और इस E.D को हम क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो KP/A³। ठीक है, तो P=α E, तो यहाँ पर अपन अल्फा ई रख देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या मान आ जाएगा, K आ गया 1/4πε0A³.P। तो पहले हम P का मान निकाल लें यहां से, तो P यह आ जाएगा 4πε0A³ अब चूंकि जो हमारी स्टार्टिंग में हमने लिखा कि P=α E होता है, वहां से हम ले रहे हैं कि P=α E। अतः तुलना करने पर क्या आ जाएगा, अल्फा = आ गया 4πε0A³। और ये अल्फा क्या कहलाता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणुीय ध्रुवणता कहलाती है, और ये उस एटम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट डी को, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन डी को। विद्युत विस्थापन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। विद्युत विस्थापन
तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि हमारे पास में क्या होता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे इनके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा था। तो डाइलेक्ट्रिक को रखने के कारण यहां पर ये अपना क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रखा था। जितनी यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस है उतनी ही मोटाई का हमने यहाँ पर क्या रखा था, डाइलेक्ट्रिक रखा था। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक अपन ने इसके अंदर रखा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, यानी ये पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइज जब हो रहा था तो इसके सिरों पर क्या आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार है अपना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेरित हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से होगा, ईपी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यानी बाहरी जो विद्युत क्षेत्र है उसके क्या होगा, विपरीत ये प्रेरित होता है। विपरीत प्रेरित होगा तो क्या जाएगा, माइनस डायरेक्शन, ये साइन आएगा अपने पास में। और दूसरा ये क्या करेगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का प्रयास करता है जो इसके अंदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है पी की डायरेक्शन। तो पी और ई की डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी ये पोलराइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में हम लिख सकते हैं, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र ईपी बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट के विपरीत दिशा में, ये जो हमारा ई आउट है इसके विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। प्रेरित होता है जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण पराविद्युत में पृष्ठ आवेश आवेश सिग्मा पी की प्रवृत्ति बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसको कम करने की प्रवृत्ति होगी, जो सिग्मा पी आवेश घनत्व जो यहाँ पर आ रहा है। हमें पता है कि यहाँ पर सिरों पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है और उसकी प्रवृत्ति जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र को कम करने की होती है, क्योंकि अपोजिट होगा अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो टोटल हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर एक तो अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा क्या होगा जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परावैद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी होगी, ई वेक्टर इक्वल टू ई आउट प्लस जो प्रेरित हुआ है ईपी, तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू ई आउट प्लस ईपी का मान, ईपी का मान क्या था अपने पास में, माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो है वो इस आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके विपरीत है। इसका मान आ जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ई नोट का क्या मान था, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये मुक्त आवेश घनत्व होता है सिग्मा फ्री, उसके कारण ये जो हमारे पास में प्लेट के सिरों पर है वो तो क्या होगा, मुक्त आवेश घनत्व है, तो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई वेक्टर का मान हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा पी की जगह सिग्मा पी इक्वल टू किसकी इक्वल था, पोलराइजेशन के इक्वल, कैपिटल पी यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा फ्री माइनस का पी वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में आ गया सिग्मा फ्री माइनस का पी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। तो ये अपने पास आया कि सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। यहाँ पर हमने इसका मान रखा था सिग्मा पी का, जहां पर सिग्मा पी प्रेरित आवेश घनत्व है और पी क्या है, पोलराइजेशन है। तो सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी अपने पास में आ गया। अब जो एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी है ये क्या होगा, एक ऐसी भौतिक राशि है जो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्री आवेश घनत्व जो है ये अपना फ्री चार्ज डेंसिटी जो है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मुक्त आवेश घनत्व पर डिपेंड कर रही है, तो इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन कहलाता है, जो कि सिग्मा फ्री पर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व सिग्मा फ्री पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, तथा इसे डी विद्युत विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक बार यहीं तक लिख लो, निर्भर करती है। ठीक है, इसको लिखो एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, और ये जो राशि होती है इसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विद्युत विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं तो यहां से एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी ऐसी भौतिक राशि है जो केवल मुक्त आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, तथा इसे विद्युत विस्थापन सदिश या इस भौतिक राशि को विद्युत विस्थापन सदिश इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है, जिसे हम विद्युत विस्थापन सदिश डी कह रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करती है? ओनली फ्री चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, ओनली मुक्त आवेश घनत्व पर डिपेंड करेगी। तो डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, जहां पर ई वेक्टर क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पी क्या है? पोलराइजेशन है। अब जो परावैद्युतांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन ई। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा से डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन से परावैद्युतांक की परिभाषा से एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन ई, जहां पर ई नोट क्या हो जाएगा हमारे पास में? निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई क्या हो जाएगी? माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसी तरीके से अपने पास में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का मान आ जाएगा। ये हो जाएगी परमिटिविटी वैक्यूम के अंदर, और ये परमिटिविटी हो जाएगी मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर के दो मान आ गए, एक तो आ गया एप्सिलॉन ई और एप्सिलॉन नोट ई नोट। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन ई, जहां पर अपने पास में एप्सिलॉन नोट ई नोट इक्वल टू क्या था? सिग्मा फ्री का मान था। स्टार्टिंग में जब हमने सिग्मा फ्री की डेफिनेशन लिखी थी तो वहां पर एप्सिलॉन नोट ई नोट क्या था? सिग्मा फ्री था। तो हम लिख सकते हैं कि सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट ई नोट की जगह हमने सिग्मा फ्री लिख दिया। तो और सिग्मा फ्री किसके इक्वल है? सिग्मा फ्री ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की है उसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई आ गया, और या डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। अगर हम वेक्टर पोजीशन में लिखेंगे इसको, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस का पी वेक्टर। तो यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं इसकी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के अंदर, तो क्या आ जाएगा? तो ये मान हमारे पास में आ गया एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस का पी वेक्टर। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस, अब ये जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन के लिए हमने लिखा था कि पोलराइजेशन पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट जाई ई वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको तीनों, यहाँ पर ई वेक्टर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगी इक्वेशन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस का एप्सिलॉन नॉट जाई, या हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस जाई, और क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लिख दें? एप्सिलॉन आर लिख दें, डाइलेक्ट्रिक का मान लिख दें, तो ये आ जाएगा ये अपने पास में आ गया एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस जाई, और ये जो रिजल्ट होता है वो डाइलेक्ट्रिक और जाई के बीच में क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, इसको यहां तक लिख लो। तो ये रिजल्ट
प्रूव करना होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त समीकरण डाइलेक्ट्रिक के लिए हम इसको सोल्व कर रहे थे, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन को बताएगा। उपरोक्त समीकरण परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति के मध्य संबंध बताता है। तो एक तो ये रिजल्ट प्रूव करना कि एप्सिलॉन आर और जो ये ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको प्रूव करना होगा, तो यहां तक सोल्व करना होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूछा जाए कि डी वेक्टर या ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर क्या है, तो यहां तक का प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये सारी डेफिनेशंस थी जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर यूज होती हैं। यहाँ पर हमारे पास में कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी क्या है, बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे डेफिनेशन, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और ये सारे डेफिनेशन और इनकी डेरिवेशन यहाँ पर यूज होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।